Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for today, October 4th. We look at the top stories and the background behind them from the CLAT 2022's perspective. So let's get started. These are the top stories which we will be talking about. Government notifies new rules to clear retro tax mess. Important update from the retrospective tax perspective. India-China Corps Commander talks next week from the defense and international relations part. 5 crore houses given water connections under Jal Jeevan mission. Again, a very important part from the governance schemes. Panel set up to implement Assam Accord. Again, very important update from internal security perspective also and from governance perspective also. Pandora Papers expose top world leaders. Okay, that's again an interesting update. Philippine President Duterte announced retirement. That's a one-liner. Again from international sphere. Let's get started with the stories for today. देखो, retrospective tax. Government notifies new rules to clear retrospective tax mess. तो before we even start talking about this, you need to understand what is a retrospective tax. Okay, retrospective tax का मतलब ये है कि वो टैक्स जो उन ट्रांजेक्शन्स को टैक्स करे, वो टैक्स जो उन ट्रांजेक्शन्स पे लगे जो ट्रांजेक्शन्स टैक्स आने से पहले हुए हैं, राइट. तो इन दिस केस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स 2012 में आया और उससे पहले के ट्रांजेक्शन्स पे लगा, इसीलिए इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं. और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कंट्रोवर्सी हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो अबाउट वोडाफोन एंड केन एनर्जी. काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू चल रहा था पिछले कुछ टाइम से और उस पर एक फुल स्टॉप गवर्नमेंट ने लगाया है. ठीक है, कैसे लगाया है देखते हैं. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, which is the most important body with respect to the direct taxes, has notified rules that will close tax disputes with KN Energy and Vodafone PLC and companies like that. ऐसे क्या rules आ गए हैं जिससे ये dispute resolve हो जाएगा. The rules state that such companies will have to indemnify the Indian government against future claims and withdraw any pending litigation before any forum. तो उन्होंने क्या कहा है, बेसिकली रूल्स क्या कहते हैं कि इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन. उन्होंने कंपनी से कहा है कि आपने हमारे खिलाफ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जहाँ जहाँ भी केस या एप्लीकेशंस फाइल की हुई है इंटरनेशनल फोरम्स में या डोमेस्टिक फोरम्स में, आप वो वापस लें. पहली बात. दूसरी बात, आप ये गारंटी दें कि कोई भी अगर इंडियन गवर्नमेंट पे किसी किस्म का केस आगे इन फ्यूचर होता है तो उसके खिलाफ आप इंडेमनिटी दें कि उस पर जो भी खर्चा होगा वो आप बियर करेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम अपना 2012 वाला टैक्स आपसे वापस ले लेंगे. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, when these rules were adhered to, it will lead to the government withdrawing all the tax demands using the 2012 retrospective tax law and any tax collected in enforcement of such demand is paid back. तो उन्होंने क्या कहा है, ना सिर्फ हम 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत जो भी आपसे पैसा डिमांड करते हैं टैक्स का वो हम नहीं करेंगे, बल्कि उस बाबत जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है, जो भी अमाउंट हमने कलेक्ट किया है वो भी हम वापस कर देंगे विद इन 2 months. ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. पहले वोडाफोन ने हच को अक्वायर किया था. ठीक है, जब वोडाफोन ने हच को अक्वायर किया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा कि आपने जो हच को अक्वायर किया उसमें आपने उनको जो पैसा दिया उसमें आपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस तो काटा ही नहीं. ठीक है, तो आपको हमें पैसा देना है. वोडाफोन ने कहा कौन सा पैसा, कैसा पैसा, तो गवर्नमेंट ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में डिसीजन दे दिया और उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आया 2012 में जिसमें उसने रेट्रोस्पेक्ट कर दिया. ठीक है, ये स्टोरी एक ग्राफिक में भी है, हिंदू के आज के आर्टिकल में आप ग्राफिक में देखोगे कि मई 2007 में वोडाफोन ने हच को बाय किया, फिर आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस सर्व किया कि टीडीएस नहीं काटा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को बैक किया. ठीक है, मार्च 2012 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और देन सितंबर 2020 इंटरनेशनल फोरम में वोडाफोन को फेवरेबल रूलिंग मिली. तो इन सारे फोरम्स के बीच में नाउ द गवर्नमेंट हैज पुट अ फुल स्टॉप. अब जो गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वो 2012 वाला टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हम नहीं लेंगे. इनफैक्ट जो पैसा हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ के थ्रू कलेक्ट किया है वो भी हम वापस कर देंगे इफ यू विड्रॉ ऑल द केसेस, ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी थोड़े टाइम पहले अगस्त में ही टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लेकर आए थे, जिसमें दे स्टेटेड दैट नो टैक्स डिमांड शैल बी रेज्ड फॉर एनी इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स विच वाज अंडरटेकन बिफोर May 28, 2012। तो इन अ वे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो उन्होंने पहले ही वापस ले लिया था अमेंडमेंट करके, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट वी विल इवन रिफंड द अमाउंट ऑफ मनी विच वी हैव कलेक्टेड एज पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ठीक है, तो देयर इज एन इंटरनेशनल प्रेशर अराउंड दिस सिचुएशन। ठीक है, ये थोड़ा बैकग्राउंड है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर के आई। वोडाफोन के ट्रांजैक्शन जो है वो मच बिफोर 2012 हुआ था। देन केन एनर्जी 2014 पे इस इशू में उलझी, तो अगेन उसका भी ट्रांजैक्शन काफ़ी पहले हुआ था। तो दिस डिस्प्यूट हैज़ फाइनली बीन पुट टू एन एंड। अच्छा देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था न्यूज़पेपर में कि इंडिया चाइना कॉप्स कमांडर टॉक्स आर स्केड्यूल्ड टू बी नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में होने की उम्मीद है इंडिया चाइना कॉप्स कमांडर टॉक्स। देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगेन इफ यू डोंट नो द बैकग्राउंड, दिस इज रिलेटेड टू द गलवान वैली क्लैशेस। ठीक है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट मतलब पीछे आना। ठीक है, जो ट्रूप्स जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ब्रीच करते हुए, उसे ट्रूप्स को अपनी अपनी जगह पे वापस पीछे हटना, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट। तो अभी जो होने वाला है वो है 13th राउंड ऑफ कॉप कमांडर टॉक्स। ठीक है, 13th राउंड होने वाला है। इंडिया एंड चाइना आर लाइकली टू होल्ड द 13th राउंड ऑफ कॉप कमांडर टॉक्स नेक्स्ट वीक, और ऐसी उम्मीद है कि उसमें हॉट स्प्रिंग पे डिसएंगेजमेंट हो सकता है। हॉट स्प्रिंग इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगेन जैसा मैंने बैकग्राउंड बताया कि मई 2020 में ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जब चाइना की कुछ सोल्जर्स तिब्बत में एक्सरसाइज करने के बहाने इंडियन बॉर्डर्स एरियाज को क्रॉस कर गए थे। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पर ये फ्रिक्शन हुआ था। गलवान वैली क्लैश तो हम सबको पता ही है, बट गलवान के अलावा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया था, गोगरा का एरिया था, पेंगोंग लेक थी। ठीक है, जिसके दोनों बैंक्स पे ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। ठीक है, गलवान वैली से लोग हटे, देन पेंगोंग लेक के दोनों बैंक से लोग हटे, फिर अभी अगस्त में गोगरा पॉइंट खाली किया गया। यहां पर आप देख रहे हो कि PP15, PP17, दीज आर नथिंग बट पेट्रोलिंग पॉइंट्स। ठीक है, बट हॉट स्प्रिंग वो एरिया जहां पर अभी भी फोर्सेस जमी हुई हैं, वहां से अभी तक डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है, लोग पीछे हटे नहीं है। तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्स होगी उसमें हॉट स्प्रिंग से भी ये लोग हट जाएंगे। हालांकि हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि लद्दाख में काफ़ी सारे फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, काफ़ी जो नंबर्स हैं दे आर क्वाइट हाई, बट ठीक है, लेट्स सी कि होपफुली टॉक्स में बेटर सेंस प्रिवेल एंड वी कैन सी सम मोर डिसएंगेजमेंट। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट फेज फरवरी में पेंगोंग लेक के दोनों बैंक्स से खाली हुआ था, फिर अगस्त में जैसा मैंने कहा कि अभी गोगरा पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हुआ, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ डिसएंगेजमेंट ऑन हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा, अब देखो, जल जीवन मिशन को लेकर के मोदी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद वाटर कनेक्शन सिंस द लॉन्च ऑफ जल जीवन मिशन इन 2019। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1.25 लाख विलेजेस ऐसे हैं जहां हर घर में पानी आ रहा है। ठीक है, एवरी हाउस होल्ड हैज बीन कनेक्टेड विद टैप वाटर इन अबाउट 1.25 लाख विलेजेस। ये नंबर्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने घरों में पानी आ गया, कितने घरों में नल लग गया। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जल जीवन मिशन। ठीक है, जब आप इस तरह की न्यूज़ देखें तो आप ये देखेंगे जल जीवन मिशन क्या है, उसके टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, किसके लिए है, इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट एक बार थोड़ा बात करते हैं कि इस इवेंट पे क्या हुआ। तो जल जीवन ऐप लॉन्च की गई। ठीक है, जल जीवन मिशन की ऐप लॉन्च की गई। अब ऐप से क्या फ़ायदा है? इस ऐप के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचा, पानी की क्वालिटी क्या आ रही है। ठीक है, इस ऐप से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि बेनिफिशियरीज कौन कौन है। ठीक है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्या कहीं पानी में कंटामिनेशन है। ठीक है, बेसिकली वाटर क्वालिटी, बेनिफिशियरीज और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को ट्रैक किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप बेनिफिशियरी है तो यू कैन रेट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच डिफरेंस विल इट मेक, बट यू कैन रेट योर एक्सपीरियंस। जैसे आप स्विगी पे रेटिंग देते हो ना, वैसे आप यहाँ पर भी रेटिंग दे सकते हो कि गवर्नमेंट ने मुझे जो सर्विस प्रोवाइड की है उससे मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, अच्छा,
इसके अलावा मोदी साहब का जो एक मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। उसमें बेसिकली क्या कहा कि भाई हम इस तरह का इनिशिएटिव रन कर रहे हैं, गांव में लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, तो अगर आप कोई वॉलंटियर करना चाहता है, पैसे वैसे देना चाहता है तो दे सकता है। ही लॉन्च द राष्ट्रीय जल जीवन कोष वेयर एनी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और फिलैंथ्रोपिस्ट कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन। तो ये मोदी साहब ने एक पॉलिसी बना ली है। हम कोविड आएगा तो पीएम केयर्स फंड लॉन्च कर देंगे, हम एजुकेशन के लिए विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च कर देंगे, हम वाटर के लिए राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च कर देंगे। तो इन एनी केस वट एवर कॉज अपील्स टू यू, यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट, गिव मनी एंड बेसिकली कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, होपफुली। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल जीवन मिशन का बैकग्राउंड देखते हैं। ये 2019 में मिशन लॉन्च हुआ था और स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, रूरल एरियाज में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए स्कीम है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर घर तक पाइप्ड कनेक्शंस मिलेंगे, हर घर नल से पानी आएगा। हर घर नल भी बोला गया इसे। इसमें 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे का टारगेट है कि हर घर में प्रति व्यक्ति पर डे कम से कम 55 लीटर पानी आना चाहिए थ्रू टैप वाटर कनेक्शंस बाय 2024। 2024 की डेडलाइन इसकी दी गई है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। पैनल सेटअप टू इंप्लीमेंट आसाम अकॉर्ड। अब देखो ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है और काफ़ी वक्त भी लगने वाला है, इसमें काफ़ी बात करने वाले हैं हम आसाम अकॉर्ड को लेकर के। तो पहले तो जो न्यूज़ है वो देखते हैं कि एक पैनल बनाया गया है, एक 8 मेंबर्स की सब कमेटी बनाई गई है और उनको कहा गया है कि आप लोग प्रोविजंस देखें कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट आसाम अकॉर्ड। ठीक है, तो आसाम गवर्नमेंट सेटअप एन 8 member सब कमेटी टू प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्लॉज 6, 7, 9 एंड 10। तो इनको क्या काम दिया है कि हम आसाम अकॉर्ड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्लॉज 6, 7, 9, 10। ठीक है, सब कमेटी को और उसके अलावा क्या काम दिया गया है, आप देखो कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी फ्रेमवर्क को। हम फ्लड और इरोजन से कैसे डील कर सकते हैं, आसाम इज अ रेगुलर विक्टिम ऑफ फ्लड्स। ठीक है, हाउ वी कैन रिहेबिलिटेट मार्टियर्स फैमिलीज एंड विक्टिम्स ऑफ आसाम एजिटेशन। तो विक्टिम्स ऑफ आसाम एजिटेशन अभी जो हुआ है उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, क्या उनके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली स्टेट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज लाइक एन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आसाम अकॉर्ड क्या है, क्लॉज 6, 7, 9, 10 क्या है। ठीक है, तब जाकर के आप इस पूरे इश्यू की गहराई को समझ सकते हो कि यार आसाम अकॉर्ड था क्या। तो इसमें बस इतना पता चलता है कि एक आसाम अकॉर्ड नाम का कोई एग्रीमेंट था। अकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट होता है, तो कोई एग्रीमेंट हुआ होगा जो 1985 में हुआ, बट वो एग्रीमेंट था क्या? तो वो एग्रीमेंट एंटर हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे आसू कहा जाता था। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन की लीडरशिप में ये एग्रीमेंट हुआ था। 1979 में आसाम मूवमेंट हुआ था, एजिटेशन हुई थी जो 6 साल चली। 6 साल की एजिटेशन के बाद कहीं जाकर के एक एग्रीमेंट हुआ जिससे फिर शांति बहाल हुई, पीस एस्टैब्लिश हुई। अब बात यह कि एग्रीमेंट था किसको लेकर के, मूवमेंट था किस चीज़ को लेकर के। पहले तो एग्रीमेंट से पहले ये मूवमेंट किया ही क्यों गया था, तो बेसिकली ये मूवमेंट था इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। आसाम के जो लोग थे उन्होंने कहा बाहर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके आसाम में आ रहे हैं और हमारे राइट्स को छीन रहे हैं। ठीक है, वो हमारी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लैंड राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दे डिमांडेड द आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ ऑल इलीगल फॉरेनर्स। उन्होंने कहा जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनको बाहर वापस भेजो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे राइट्स को छीन रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर एग्रीमेंट में क्या हुआ, अब बात यह कि ठीक है इनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1985 में, आसाम अकॉर्ड। उस एग्रीमेंट में क्या कहा, तो उन्होंने कहा आसाम जो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन थी उन्होंने कहा कि 1966 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी लोग आए थे हम उन्हें आसाम के सिटीजन मानेंगे। 1 जनवरी 1966 के बाद अगर कोई आसाम के बाहर से आया है तो उसे हम इमिग्रेंट मानेंगे और उसे आपको बाहर भेजना चाहिए। गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल डेटाबेस उस हिसाब से अकॉर्ड किया, मगर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बात समझते हैं, हम जो वोटर लिस्ट बनाएंगे वो उस हिसाब से बनाएंगे जैसा आपने कहा, मगर हम डिपोर्ट करेंगे 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए। तो 1971 आपको पता है कि
इंडो पाक वॉर हुई थी, बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। उसके बाद उस दौरान काफ़ी कुछ इमिग्रेंट्स, काफ़ी बहुत कुछ वोलेटिलिटी चल रही थी, काफ़ी लोग ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो भी अब आज बांग्लादेश है, वहाँ से छोड़ करके इंडिया में भी आए। तो उन्होंने कहा 25 मार्च 1971 के बाद से कोई भी आया तो उसे हम इमिग्रेंट मानेंगे और उसे हम डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब जो मैंने आपसे कहा कि क्लॉज 6, 7, 9, 10 ऐसा क्या है इन क्लॉजेस में जो असम अकॉर्ड में साइन किए गए थे और जिसको लेकर के इतना हंगामा है, या मान लीजिए कमेटी को भी कहा गया कि स्पेशली क्लॉज 6, 7, 9, 10 आप जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस बताओ। तो क्लॉज 6 कहता है, और क्लॉज 6 इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल या मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये बेसिकली कहता है टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड हेरिटेज ऑफ एसएमईज पीपल। तो इन्होंने कहा है कि हम एसएमईज कल्चर को बचाएं, एसएमईज लैंग्वेज को बचाएं, एसएमईज आइडेंटिटी को बचाएं, ठीक है, और एसएमईज राइट्स को बचाएं, ठीक है। तो क्लॉज 6 जो है वो अपने आप में काफ़ी ब्रॉड इन स्कोप है। क्लॉज 7 कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो असम के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे, वहाँ पर बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बने ताकि असम के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। क्लॉज 9 ये कहता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को मजबूत किया जाए ताकि इमिग्रेंट्स हो ही ना, इलीगल इमिग्रेशन हो ही ना पाए। तो उन्होंने कहा कि आप फिजिकल बैरियर्स लगाओ, ठीक है, बॉर्डर्स को पोरस ना रहने दो, बॉर्डर्स को मजबूत करो, वहाँ पे वॉल बनाओ, वहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लगाओ, वहाँ पे कुछ भी करो, बट इमिग्रेशन को रोको। और दूसरी बात, पेट्रोलिंग बढ़ाओ वहाँ पे, ठीक है, अक्रॉस, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या रिवर बॉर्डर हो, वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि कोई बाहर से ना आ पाए। क्लॉज 10 कहता है एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, आप हमारी जमीन को एनक्रोच होने से बचाओ, बाहर के लोग हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, वैसा ना हो। तो आप पहली बात एनक्रोचमेंट होने मत दो, और अगर हो गया है तो उन लोगों को बाहर निकालो। ये आपने इंपॉर्टेंट 4 क्लॉज है असम अकॉर्ड के, ठीक है, और इन्हीं के इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा बात हो रही है। अब देखो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में काफी प्रोटेस्ट असम में हुआ था, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के काफी प्रोटेस्ट था, और उसी दौरान एक कमेटी बनाई गई, बिप्लब शर्मा कमेटी, ठीक है। बिप्लब शर्मा कमेटी को एक स्पेसिफिक एजेंडा दिया गया था, इट वाज अ 14 मेंबर कमेटी, जिसको ये कहा गया था बेसिकली द टास्क ऑफ द कमेटी वाज टू डिफाइन एसएमईज पीपल। तो इनसे पहले तो पूछा गया कि आप कोर एसएमईज पीपल कहते किसको, पहले तो ये डिफाइन करो, ठीक है। हम कहेंगे भाई एसएमईज पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो हु आर दीज एसएमईज पीपल, किनको आप एसएमईज पीपल कहेंगे, एंड इंस्टीट्यूट सेफगार्ड्स फॉर देम, और फिर हमें सजेस्ट करो कि कैसे हम इनके राइट्स को, इनके इनके सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन बदल दी, इन्होंने कहा 1951 से पहले, इन्होंने कहा हम जनवरी 1951 को कट ऑफ डेट मानते हैं, ठीक है। जो भी जनवरी 1951, द रिपोर्ट प्रपोजेस जनवरी 1951 एज द कट ऑफ डेट फॉर एनी इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन असम टू बी डिफाइंड एज एन एसएमईज, ठीक है। तो इन्होंने 1951 को कट ऑफ डेट डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा इन्होंने एसएमईज के लिए रिजर्वेशन डिमांड किया। इन्होंने कहा एसएमईज को लोकल बॉडी इलेक्शंस में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सब जगह रिजर्वेशन मिलना चाहिए एसएमईज को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि असम में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के बजाय एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपर हाउस और बना देना चाहिए जहां पे सिर्फ एसएमईज होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाहर के लोगों के असम के मूवमेंट को लेकर के भी कुछ सजेशंस दिए। उन्होंने कहा इनर लाइन परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहां पे बाकी स्टेट से अगर कोई असम में आता है तो उसको पहले परमिशन मांगनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स इनटू असम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनर लाइन परमिट, जो कि आज की तारीख में कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इवन जो यूटी लक्षद्वीप है वहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम है, जहां पे एक स्पेशल परमिट इज रिक्वायर्ड बाय पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स टू विजिट दैट स्टेट। तो इनकी रिकमेंडेशंस 2 फ्रंट पे थी। पहली बात तो कट ऑफ डेट को लेकर के थी, दूसरा इनका इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशंस को लेकर के था, तीसरा इनका रिकमेंडेशन था अबाउट रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स इनटू आसाम, ठीक है। तो अब बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उस कमेटी की रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं, और देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर द पीपल ऑफ आसाम। अच्छा देखो, आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट थी, पेंडोरा पेपर्स। तो देखो अभी इससे पहले भी हमने देखा पनामा पेपर्स, पैराडाइज, ठीक है, और भी चीजें बीच में आई, ठीक है, जहां पर पेपर, जहां पे एक्सपोज हुए, पेगासस के बारे में एक अलग बात चल रही है। तो बेसिकली पेंडोरा पेपर्स अगेन इज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कॉन्सेप्ट, जहां पर दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने कुछ पेपर्स लीक हुए फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स। तकरीबन 14 फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स थी जिनके पेपर्स लीक हुए, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, डेटा लीक हुआ, और
लीक डेटा पे इन्वेस्टिगेशन करके तकरीबन 600 मीडिया हाउसेस ने बेसिकली ये रिपोर्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने लिंक किया है कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, तकरीबन 35 करंट और फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट के नाम उसमें हैं। इन्होंने दुनिया भर में ऑफशोर टैक्स हेवन्स जो होते हैं, जहाँ पर रेगुलेशंस थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, जहाँ पे टैक्स रेगुलेशंस रिलैक्स्ड होते हैं, आप अपना पैसा बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए ज़्यादा रख सकते हो, इस तरह की जगहों पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, बहुत सारा पैसा जमा किया है। ठीक है, अब इसमें कुछ बड़े बड़े नाम हैं, जैसे किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, फिर पाकिस्तान के कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो more than a dozen heads of state and governments, including the King of Jordan, Czech Prime Minister, have hidden millions in offshore tax havens, according to an investigation published by International Consortium of Investigative Journalists. ठीक है, इनको नाम दिया गया पेंडोरा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 600 जर्नलिस्ट शामिल थे, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, गार्डियन। ठीक है, और 14 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज से जो डेटा लीक हुआ उसके बेसिस पे इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। इनमें तकरीबन 35 करंट और फॉर्मर लीडर्स भी है, टोटल तकरीबन 336 हाई लेवल पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, और डिप्लोमेट्स हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या गया कि ज़्यादातर ये जो पैसा कमाने के लिए या इसको लॉन्डर करने के लिए या इसको घुमाने के लिए इस जो कंपनीज इस्तेमाल की गई, इनमें से मोर देन 2/3 वर सेटअप इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। सो इट वाज अ मेजर एवेन्यू फॉर दीज पीपल टू पार्क देयर मनी एंड टू लॉन्डर देयर मनी। ठीक है, in most of these countries like British Virgin Islands, Cyprus and all, it is not illegal to have assets offshore or to use shell companies to do business across national border. That is why these companies or these countries were chosen to do these kind of transactions. ठीक है, अब ये जो पेपर्स भी आए ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज से है, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पनामा, बेलीज, साइप्रस, UAE, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जहाँ से ये फाइनेंशियल सर्विसेज के पेपर्स रिलीज हुए, विच ऑफर अ लॉट ऑफ सीक्रेसी ऑफ ट्रांजेक्शंस टू मोस्ट ऑफ दीज पीपल। ठीक है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में। चलिए, अब एक लास्ट अपडेट आज देखेंगे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूटर्टे ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है नाउ, एंड ही हैज रिटायर्ड नॉट ओनली फ्रॉम हिज पोस्ट बट फ्रॉम पॉलिटिक्स इटसेल्फ। ही हैज अनाउंस रिटायरमेंट एंड he has basically cleared the way for her daughter, which is for his daughter is who is also a politician and may become the next president of Philippines. तो एक वन लाइनर अपडेट अबाउट फिलीपींस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए, ये तो स्टोरीज के बारे में बात हो गई कि आज क्या क्या हुआ, आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं Q&A सेक्शन के बारे में। तो लास्ट जो हमारा अपडेट था उस दौरान हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान अर्बन और अमृत 2 के फीचर्स की, और उसमें हम बात करते ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर के बारे में, कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि ग्रे वाटर कौन सा है और ब्लैक वाटर क्या है, इस पर आप मुझे रिसर्च करके बताएं, और काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, विच इज़ वेरी गुड। सो नाउ वी नो दैट ग्रे वाटर जो पानी है वो बेसिकली आपके किचन का पानी, सिंक, वॉशिंग, इनसे जो पानी निकलता है वो पानी को हम कहते हैं ग्रे वाटर, विच इज़ लेस डर्टी। एंड ब्लैक वाटर इज ऑब्वियसली योर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टॉयलेट्स विच इंक्लूड योर यूरिन, फीसेस एंड ऑल, सो दैट इज ब्लैक वाटर। ठीक है, अच्छा, अब हम जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए आज फिलीपींस के बारे में आखिरी में बात की, तो छोटा सा रिसर्च करें आप, मुझे फिलीपींस की कैपिटल के बारे में बताएं, करेंसी के बारे में बताएं। ठीक है, और कौन सा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड है जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो बता सके तो और भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर हम बात करते हैं कल कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।